नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी को आरकेटीसी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंस चैप्टर है, टॉपिक है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने वाले हैं। आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ा रखे हैं कि दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विद्यार्थी 3 हिस्सों में बांटा जाता है और आज हम लोग उसको पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। और इससे पहले भी आप लोगों को हम पढ़ा रखे हैं और ये क्रैश कोर्स के अंतर्गत आप लोग को एक रिवीजन जो है करवाया जा रहा है, जो कि क्विक रिवीजन कहलाएगा। और आप लोग तेजी से है जो इसे एक बार देख लीजिएगा तो जो भी आप पूर्व में पढ़ रखे हैं वो सारे आपका रिमाइंड हो जाएगा। दोबारा से आपका जो है, जिन विद्यार्थियों को छूट गया है, नहीं क्लास कर पाए हैं, तो उनके लिए और ये फायदेमंद क्लास होगा। जो पढ़ रखे हैं उनको तो दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में देखने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हम लोग यहां पे घटक की बात करें विद्यार्थी, तो सबसे पहला है क्षेत्र के आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है आपका द्वितीयक और तीसरा है आपका तृतीयक। विद्यार्थी आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक को विद्यार्थी जी हम लोग कहते हैं उद्योग क्षेत्रक कहते हैं। और विद्यार्थी तृतीयक सेक्टर या क्षेत्रक कहिए, उन्हें हम लोग सेवा क्षेत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक कहते हैं, यानी सर्विस सेक्टर। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, टर्शियरी सेक्टर भी इसे कहा जाता है विद्यार्थी जी। तो ये क्षेत्र के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। संचालन के आधार पर विद्यार्थी 2 हिस्सों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। अब यहां बात आ जाता है कि सर संगठित क्या होता है और असंगठित क्या होता है। संगठित वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो नियमित पूर्वक ये किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा हो। आप लोग को पता है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसपे हमारे भारत सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे आपको पता होगा रेलवे के बारे में आपको पता है, आप लोग रेल वगैरह चढ़े होंगे। तो रेलवे विद्यार्थी एक संगठित सेक्टर है, है ना। इसी के अलावा आप लोग देखे हैं बैंकिंग, ये भी एक संगठित क्षेत्रक है। तो इस प्रकार के हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रक हैं जो संगठित है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है विद्यार्थी जो असंगठित है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र के अंदर विद्यार्थी आपको आ जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा निजी कोई कंपनी वगैरह चलाया जा रहा होता है, तो वो आपको जो है असंगठित क्षेत्रक में आ जाता है। तो ये संचालन के दृष्टिकोण से आपको 2 हिस्सों में इसे बांटा गया है। अगर बात कर लेते हैं स्वामित्व का, एक तरह से कह लीजिए ना तो अधिकार, इसको आप कह सकते हैं कि अधिकार के हिसाब से हम लोग इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका सार्वजनिक और दूसरा है आपका निजी को आप लोग प्राइवेट कहते हैं विद्यार्थी। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। जैसे आप लोग
रिलायंस का नाम सुने होंगे, जियो जिसका वर्तमान दौर में नाम है जियो, है ना। ऐसे टाटा, बहुत सारा कंपनी है विद्यार्थी जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है। और सार्वजनिक क्षेत्र की वैसी कंपनियां होती हैं जिसपे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है ना। इस पे हम लोग परिभाषा भी इसको आगे देखते चलेंगे बारी बारी से। तो चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक या इन्हीं को हम इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, बांटा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जैसा कि हमने ऊपर समझाया है। अब बात आ गया कि सर प्राथमिक सेक्टर कहेंगे किसको सर, है ना। तो चलिए ये लीजिए, आपके समक्ष जो है विद्यार्थी फुल परिभाषा प्रस्तुत है और हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, बाकी आप लोग प्राकृतिक संसाधन तो समझ रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधन तो समझ रहे होंगे। जैसे आपको पता है कोयला कैसा संसाधन है विद्यार्थी? तो कहोगे सर प्राकृतिक संसाधन है सर। बताओ, लोहा का जो अयस्क होता है जिसे हम लोग लौह अयस्क कहते हैं ना विद्यार्थी, लौह अयस्क कहते हैं, ये कैसा हो गया? तो प्राकृतिक संसाधन हो गया सर। बताइए, तांबा का जो अयस्क होता है या फिर आप तांबा कह लीजिए, ये कैसा होगा विद्यार्थी? तो ये सब प्राकृतिक संसाधन होगा सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही संसाधन का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है विद्यार्थी, है ना। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन में क्या सर कृषि भी आएगा? बिल्कुल आएगा जी। कृषि क्यों नहीं आएगा? क्या सर वन भी आएगा? बिल्कुल आएगा जी, वन भी आएगा जी। क्या सर वन प्राणी भी आएंगे? बिल्कुल वन प्राणी भी आएंगे, जिन्हें आप लोग वन्य जीव कहते हैं, है ना विद्यार्थी, वन्य जीव कहते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आने वाले हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके जब हम वस्तु का निर्माण करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु कहलाती है और प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं उसे। करा कि इस कृषि व सहायक क्षेत्रक भी, इसे सॉरी यहां पे इस नहीं होगा, इसे होगा, है ना। थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। करा कि इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, है ना। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, ये तमाम जो होगी विद्यार्थियों प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। ये सभी जो आपको लिखा है, ये सभी को ऑल ओवर एक साथ क्या बोल सकते हैं सर? तो खनिज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी? खनिज बोल सकते हैं, है ना। तो खनिज भी किसका हिस्सा हो गया? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा हो गया। तो हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे चलें द्वितीयक क्षेत्रक के अंदर, कि द्वितीयक क्षेत्रक में कौन शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्रक को अभी हम जस्ट कहे हैं कि इसको क्या कहते हैं? उद्योग का क्षेत्रक कहते हैं, बिल्कुल जी। करा कि वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसा कि हमने यहां पे लिख रखा है। नहीं हम समझे सर कि प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तु का विनिर्माण किया जाता है। चलिए, नहीं समझ में आया तो आ जाइए विद्यार्थी। जैसे हमने आपको बताया कि लौह अयस्क एक खनिज है, ठीक है जी। लौह अयस्क खनिज जो है प्राथमिक क्षेत्रक का पार्ट है। लेकिन अब बताइए कि इस लौह अयस्क से यदि हमें लोहा प्राप्त करना होगा विद्यार्थी, तो कहां हम उसे लोहा बनाएंगे? तो सर उद्योग में बनाएंगे। तो बताइए, हम प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पादित संसाधन हुआ, क्या उसका उपयोग हमने द्वितीयक क्षेत्रक के अंदर किया? बिल्कुल किया सर। वही बात यहां लिखा हुआ है, वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थी तृतीयक क्षेत्रक की। तो तृतीयक क्षेत्रक में आपको यहां देखना होगा, तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। मतलब नहीं समझे क्या है कहने का? मेरा तात्पर्य है
तृतीयक सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो सर इसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं। तृतीयक सेक्टर को क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। आप बताइएगा कि सेवा का मतलब क्या होता है? तो सर सेवा का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को उत्पादित करके जब हम किसी को बेच रहे होते हैं तो एक प्रकार का सेवा हो जाता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको ढेर सारे भरे पड़े हैं। अभी जैसे हम आप लोगों को यहां पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी तो एक सेवा है। आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर भी तो आपको सेवा देते हैं। आप किसी शॉप में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार, वो भी आपको सेवा देता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो आप ही बताइए कि इस सेवा सेक्टर की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आप कहोगे सर प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर से हुई है। प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर से हुई है क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में बनने वाली वस्तुओं को ही अंतिम रूप से बेच करके जो है वहां से सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो समझिएगा यहां पे द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक व सॉरी यहां पे थोड़ा सा हम द्वितीयक पढ़ रहे हैं, इसको बार बार, ये तृतीयक लिखा हुआ। तृतीयक क्षेत्रक जो होता है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन या और गतिविधियों में सहायता करता है। कराई से सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया आपको, उदाहरण के रूप में बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, तमाम तरह की जो है इसके और एग्जाम्पल हो गए। दूसरा नंबर पॉइंट करें कि सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। जैसे सहायक गतिविधि तो होता ही है विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, आदि सेवा आपको प्रदान करता है। कॉल सेंटर से आप लोग जो है सेवा लेते हैं। सॉफ्टवेयर की, जो आज के टाइम में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दुनिया हो गया है ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा आज रोल प्ले हो रहा है विद्यार्थी। तो ये सभी के सभी जो है किसके अंतर्गत काम करता है विद्यार्थी? तो तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे विद्यार्थी। तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव कैसे जो है इसमें बदलाव आया? तो आपको पता है कि एक दौर था जिसमें प्राथमिक सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग पहले पूर्व में काम किया करते थे, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था आज से सहस्रों वर्ष पूर्व जो है वो प्राथमिक सेक्टर पर ही टिकी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा उस देश की जनसंख्या जो है प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत होते थे। लेकिन समय बदला, दौर बदले, तो बदलते दौर के अनुसार जो है आपको पता है कि उद्योग लगते गए। उद्योग लगने के बाद जो है कि फिर सेवा सेक्टर का विकास हुआ। तो ये तमाम चीज कैसे बदले उसके हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक बदलाव को समझने वाले हैं विद्यार्थी। बात करते हैं 1972। देखिए इसमें जो भी आता है उस पर थोड़ा सा आपको जो है गौर करते चलना है। करा 1972 में के बाद भारतीय जीडीपी आप लोग समझते हो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं विद्यार्थी। अब ये सकल घरेलू उत्पाद हम समझे नहीं सर, है ना? तो किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर वस्तु और सेवाओं के उत्पादित मूल्य को, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, जीडीपी का परिभाषा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा होता है कि एक वर्ष के भीतर किसी भी देश की वस्तु और सेवाओं के उत्पादित मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। उत्पादित मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा था। हमने क्या आपको बताया कि आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था तो जो थी विद्यार्थी वो कृषि पर टिका हुआ था, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र पर टिका हुआ था। उस देश की मैक्सिमम जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न रहा करते थे। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में
चाहे लाइन यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे होनी चाहिए थी अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट किया, या फिर कह सकते हो कि इन्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्वेस्ट को हिंदी में कहा जाता है उपयोग करना। नहीं, इन्वेस्ट को हिंदी में हमको दिमाग में नहीं आ रहा। इन्वेस्ट को हिंदी में कुछ शब्द क्या बोला जाता है? चलिए बताते हैं, ध्यान से उठा हुआ है, आ जाइए। कहा कि बहुत जल्दी द्वितीयक क्षेत्रक को प्रमुखता मिल गई। मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे कृषि में सुधार हुआ है ना, वैसे वैसे हम लोग अपने पूंजी को जो है इन्वेस्ट करने लगे, और इन्वेस्ट करके जो है हम लोग द्वितीयक क्षेत्र का क्या किए? विकास किए। मतलब कि अपने देश के अंदर जो है उद्योग लगना शुरू हो गया, उद्योग लगना शुरू हो गया, है ना विद्यार्थी? उद्योग लगाना हम लोग शुरू कर दिए। अब उद्योग लग गई है तो निश्चित रूप से अब लोगों की निर्भरता जो है प्राथमिक क्षेत्र से हट करके अब किस पे आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र पर आएगा। तो इस प्रकार से जो है द्वितीयक क्षेत्र का विकास हुआ। तो ऑल ओवर देखा जाए तो विद्यार्थी प्राथमिक क्षेत्र से ही द्वितीयक क्षेत्र का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीयक क्षेत्र को प्रमुखता मिली। जब द्वितीयक क्षेत्र का विकास हुआ तो अब यहां पे लोगों को सेवा देने के लिए कार्यरत करना पड़ा कि इस क्षेत्र में अब लोगों को धड़ाधड़ भर्ती करना शुरू लोग कर दिए। आपको पता है कि जब हमारे देश में, शायद आपको पढ़ाए होंगे तो वहां पे शायद ध्यान होगा कि जब भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लाया गया था तो आपको सिखाए थे कि भारत में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों को भर्ती कराई गई थी, बड़े पैमाने पर। तो इंजीनियर क्या करते हैं? वो सेवा ही देते हैं विद्यार्थी, है ना? तो जब उद्योग हमारे देश में लगे तो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। ऐसे ही हर वर्ग के अंदर जो है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है सेवा देने वाले कर्मचारियों की बहाली शुरू हो गया। तो इसी से जो है तृतीयक क्षेत्र का विकास शुरू हो गया। तो प्राकृतिक और द्वितीयक, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण, प्राकृतिक यहां पे कहा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र को, है ना? इसे आप प्राथमिक भी बोल सकते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण जो है सूचना, टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी, है ना, सूचना का प्रसारण और यहां पे प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन, ये सारे चीजों का जो है विकास हुआ, जिसकी वजह से तृतीयक क्षेत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% रहा, है ना विद्यार्थी? ये 60% डाटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 56% था। कितना फीसदी था विद्यार्थी? 56% थी। ये ध्यान में रखिएगा। 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का, वर्तमान में भी सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का मतलब योगदान है? तो आपको बताना होगा तृतीयक सेक्टर का है, अर्थात सेवा सेक्टर का है। ओके जी। अगर दूसरा नंबर पर कहेगा तो आपका द्वितीयक अर्थात उद्योग का हो जाएगा। और सबसे आज के दौर में सबसे कम जीडीपी में योगदान किसका रहता है? तो कृषि का होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये प्रथम स्थान पर होता है, ये द्वितीय स्थान पर होता है और ये तृतीय स्थान पर होता है। जीडीपी के अंदर ये योगदान है विद्यार्थी। जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर इसका योगदान है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान दौर की बात कर रहे हैं, है ना। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। देख लीजिए यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपका प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर हो गया। चलिए आगे आते हैं। कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हमने भी यही आपको परिभाषा बताई है।
है ना। अगर आप इस परिभाषा को इतने लंबे चौड़े में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बिल्कुल। अगर ये नहीं लिखना पसंद करते हैं तो आप ये नोट कर लेंगे। आपको जैसे ही सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का परिभाषा पूछेगा तो ये आप लिख के आ जाइएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी दोहरी गणना। ये दोहरी गणना क्या होता है? कई बार जीडीपी के अंदर जो होता है विद्यार्थी, एक ही वस्तु को 2 बार गिन लेना, एक ही वस्तु को 2 बार गिन लेना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। ये दोहरी गणना की समस्या जो है विद्यार्थी बड़ा खराब होता है, समझ में आ रहा ना। ये हमारे जनगणना के अंदर भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है दोहरी गणना की, है ना। एक ही चीज को 2 बार गिनना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की ही गणना की जानी चाहिए। फिर से इसे एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, इसको समझेंगे क्या कह रहा है ये। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पाद के मूल्य को जोड़ा जाता है। सभी उत्पाद के मूल्य का मतलब हुआ कि कच्चा माल का भी मूल्य और पक्का माल का भी मूल्य, ये दोनों मूल्य जब जुड़ जाते हैं, ऐसे में जो है विद्यार्थी दोहरी गणना हो जाती है। सर हम समझे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको पता है कि गन्ना कच्चा माल होता है, लेकिन इस गन्ना से जब चीनी तैयार हो जाता विद्यार्थी, तो ये कैसा माल हो जाता है? पक्का माल हो जाता है। चीनी पक्का माल हो गया। तो आप बताइए, गन्ना का भी मूल्य जोड़ लीजिएगा, चीनी का भी मूल्य जोड़ लीजिएगा, तो बताइए एक ही चीज का दोहरी गणना हुआ या नहीं हुआ? तो बिल्कुल सर दोहरी गणना हो गया। तो ऐसे ही गणना कई सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या खड़ा हो जाता है। वही कहा गया है कि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है, अतः समाधान के लिए अंतिम उत्पाद के मूल्य की ही गणना की जानी चाहिए। अंतिम उत्पाद उसे कहते हैं जो कच्चा माल से बिल्कुल तैयार हो गया, अब उसको कुछ नहीं करना है, अब उपभोक्ता के पास उसको भेज देना उपभोग करने के लिए, है ना विद्यार्थी। जैसे हमने कहा कि गन्ना से चीनी बनाना, अब चीनी बन गया तो क्या कीजिएगा? अब सीधा वो उपभोक्ता के पास जाएगा, है ना। तो उपभोक्ता तो आप जानते हैं ना, जो वस्तु का कंजप्शन करता है, उपयोग करता है। जैसे हम लोग भी उपभोक्ता है, मनुष्य एक उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य दोनों में शामिल है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थी। भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है? यह सवाल आपको पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव के अंदर कि भारत के अंदर तृतीयक क्षेत्र आखिर इतना विकास क्यों किया और इसका महत्वपूर्ण होने का क्या कारण रहा कि सभी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। किसी टाइम कृषि बहुत आगे हुआ करता था, आज कृषि को भी पीछे छोड़ दिया, उद्योग को भी पीछे छोड़ दिया और आज जो है सेवा आगे निकल गया है। तो आपको पता है कि आज हर एक आदमी जो है सेवा देना ज्यादा पसंद करता है, इसलिए क्योंकि सेवा में मानसिक श्रम होता है विद्यार्थी, शारीरिक श्रम नहीं होता। समझ रहे हैं ना, मानसिक श्रम शारीरिक श्रम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में आपको अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ इत्यादि, ये सभी जो है आपको बुनियादी सेवाएं हैं। बुनियादी सेवा उस सेवा को कहा जाता है कि बताइए ये सेवा मिलना अति आवश्यक है। आप ही बताइए कि अस्पताल यदि ना रहे तो क्या होगा? कुछ देर के लिए अगर कोचिंग सेंटर ना रहे, स्कूल रहे तो चलेगा, अनपढ़ आदमी रह ले। पूर्व में आदमी अनपढ़ रहा करते थे ना, लेकिन आज बताइए कि
अनपढ़ रह लेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल आज के दौर में ना रहेगा ना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। अभी मत समझिएगा कि आपको अनपढ़ रहना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पोस्ट ऑफिस भी आज देखिए हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है विद्यार्थी। हमें कहीं कुछ भेजना होता है तो आज झट से जो है हम ये कर लेते हैं, भेज लेते हैं। टेलीग्राफ हो गया विद्यार्थी, ये सब सभी के सभी बुनियादी सेवा के अंतर्गत आता है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, कृषि और उद्योग के विकास करना है तो परिवहन का होना बहुत जरूरी है। परिवहन समझ रहे हैं ना, जैसे आपका सड़क किसके अंतर्गत आएगा विद्यार्थी, तो कहोगे कि सर सड़क जो आएगा सर वो किसके अंतर्गत आएगा, तो परिवहन के अंतर्गत आएगा। रेलवे किसके अंतर्गत आएगा, तो सर ये परिवहन के अंतर्गत आएगा। ये सब परिवहन के अंतर्गत आएगा और इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो फिर कृषि का कार्य जो है ठप पड़ जाएगा, उद्योग का कार्य ठप पड़ जाएगा, है ना। व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों के आय स्तर के बढ़ाने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पादन होती है। चलिए, सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं, है ना। आज जो है इंफॉर्मेशन का दुनिया हो गया है ना विद्यार्थी। आज सूचना और संचार का सुविधा ना हो तो आपको पता है कि जीवन मतलब कह सकते हैं कि अधूरा अधूरा सा लगता है। नहीं, आज आपके फोन से 4 घंटा के लिए नेट खत्म हो जाता है तो आप क्या फील करते होंगे वो आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है ना विद्यार्थी। तृतीय सेक्टर जो होता है ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। आज देखते हैं कुछ नहीं होता है तो एगो लैपटॉप लेकर के एगो प्रिंटर लेकर के साइबर में बैठ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ये क्या है, सेवा ही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हर व्यक्ति जो चाह रहा है कि सेवा सेक्टर में ही काम करे क्योंकि इसमें शारीरिक मेहनत कम और मानसिक मेहनत ज्यादा होता है। आगे बात कर लेते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण। आखिर ये सभी एक दूसरे पर निर्भर क्यों है? आपको क्या लगता है कि प्राथमिक सेक्टर जो है द्वितीयक सेक्टर पर निर्भर है और द्वितीयक सेक्टर जो है ये तृतीयक सेक्टर पर निर्भर है, और क्या लगता है आपको तृतीयक सेक्टर ये दोनों पर निर्भर है? तो बिल्कुल सर, हर एक दूसरे पर निर्भर है। अब निर्भरता को थोड़ी सी हम उदाहरण के तौर पर समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा आप सोचिए विद्यार्थी, आपके पिताजी गन्ना उगाए, चलिए जी आपके पिताजी गन्ना उगा लिए। अगर आप ही बताइए कि गन्ना की खेती हुआ तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहोगे सर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए ठीक है, इस गन्ना को आप क्या उगा करके घर में रखिएगा? नहीं सर, इसे हमें चीनी बनवाना है। तो बताइए चीनी जब आपको बनाना है तो क्या द्वितीय क्षेत्र का सहारा लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। तो चलिए चीनी बना लिए। अब आप ही बताइए विद्यार्थी कि चीनी तो आप बना लिए, लेकिन चिनिया को कहां रखिएगा? गोदम्मा में रखिएगा कि उसको उपभोक्ता तक पहुंचाइएगा? बिल्कुल सर पहुंचाएंगे। तो बताइए चीनी को बेचने के लिए क्या चाहिए आपको? तो दुकान वाला आदमी चाहिए, मतलब व्यक्ति चाहिए हमको, है ना। तो ये व्यक्ति आपको क्या करेगा विद्यार्थी? सेवा देगा। तो आप ही बताइए कि कहानी कहां से शुरू हुआ? प्राथमिक से, और ये कहां तक इसको खींच के ले गया? द्वितीयक तक ले गया। तो आप ही बताइए कि एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ऐसे आप अपने दिमाग में लाखों एग्जाम्पल सोचिए और उसको एनालाइज कीजिए कि वास्तविक में एक दूसरे पर ये निर्भर है या फिर नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के परस्पर एक दूसरे पर कैसे निर्भरता है और निर्भरता के कौन कौन से कारण है। चलिए समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। और आप बताइए कि नई तकनीक और परिवहन आप पढ़े हैं कि परिवहन सेवा है। परिवहन क्या है विद्यार्थी? सेवा है सर। तो बताइए कि सेवा जो है आपको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके आज के जो कृषि है जिन्हें हम लोग आज आधुनिक कृषि कहते हैं, आधुनिक कृषि नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आज के कृषि में विद्यार्थी आधुनिक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। क्या जा रहा है? आपके क्षेत्र में देखते होंगे कि ट्रैक्टर से जुताई होता है ना, मशीन हार्वेस्टर से कटाई होता है। ये सब क्या है?
आधुनिक यंत्र तो है ना। तो प्राथमिक क्षेत्रक को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए जो है नई तकनीक और परिवहन की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा पॉइंट है, विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्राप्त होता है ना। विनिर्माण उद्योग, अब सर ये विनिर्माण उद्योग क्या हुआ सर? जैसे अब आपको हम बता दें विद्यार्थी, कोई भी उद्योग जो होता है ना, कोई उद्योग जब कोई वस्तु बनाता है, समझ में आ रहा ना, तो उस उद्योग को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कि हमने यहां पे एग्जांपल गन्ना का लिया, तो गन्ना से चीनी बना, तो आप ही बताइए कि ये जो उद्योग है ये चीनी बनाने के लिए किसका, उसको क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो कच्चा माल कहां से प्राप्त करेगा? प्राथमिक क्षेत्र से ही तो प्राप्त करेगा। तो ये बताइए द्वितीयक क्षेत्र जो है निर्भर हुआ कि नहीं प्राथमिक क्षेत्र पर? बिल्कुल हुआ सर, है ना। चलिए आगे, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की सहायता से ही सेवा क्षेत्रक में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात, है ना। ये सभी जो है आपको किससे प्राप्त होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक से। तो ऑल ओवर देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है विद्यार्थी प्राथमिक और द्वितीयक पर निर्भर होते हैं, और द्वितीयक जो होता है प्राथमिक पर निर्भर होते हैं, और प्राथमिक जो होता है द्वितीयक पर निर्भर होते हैं। मतलब हर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थी, तीनों क्षेत्रक परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति या अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। मतलब ये तीनों में से किसी एक सेक्टर की भी अनुपस्थिति हो गई ना, तो दोनों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब नेगेटिव का मतलब होता है उनमें बाधा उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी, मतलब उसके काम जो है सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्रच्छंद बेरोजगारी। प्रच्छंद बेरोजगारी को हम लोग विद्यार्थी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या इसी को हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी? अदृश्य बेरोजगारी। बेकारी लिख दें, बिल्कुल बेरोजगारी को ही बेकारी कहते हैं, है ना। बेकारी बेरोजगारी एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी कभी आपको एग्जाम में बेकारी शब्द लिख देगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बेकारी का मतलब वही हुआ। तो प्रच्छंद बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब समझेंगे कि सर छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है सर, है ना। मतलब वैसा बेरोजगारी जो आपको लगे कि आप तो काम कर ही रहे हैं, आपको लगेगा कि आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसका प्रत्यक्ष रूप से अगर उसका समाकलन किया जाए तो यह पाया जाएगा कि वो आदमी बेरोजगार है। चलिए अब समझते हैं उसको कि कैसे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, कैसे दिखाई देता है। ये मूल रूप से विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में। यह बात नोट करके रखिएगा इसको, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि प्रच्छंद बेरोजगारी कहां देखने को मिलते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी विद्यार्थी को? इसी को हम अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है जी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोग क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं सर। तो ऑब्वियसली ये प्रच्छंद या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में देखा जाता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं, आपको लगेगा कि कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं, तो उसे प्रच्छंद बेरोजगारी कहा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाएं, जैसे आपके पापा जो हैं 3 भाई हैं, ठीक है जी। अब वो तीनों जो है कृषि में लगे हुए हैं, और वो तीनों मिलकर के जब वो कृषि कर रहे हैं तो उत्पादन जो भी हो रहा है, मे बी में 100 टन उत्पादन कर रहे होंगे, 100 टन का उत्पादन कर रहे होंगे। लेकिन उन्हीं में से एक चाचा जो है आपको काम छोड़ देते हैं अगले साल, फिर भी आपके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अगले साल भी 100 टन ही उत्पादन हुआ। तो आप ही बताइए, आपके चाचा जो थे बेरोजगार पड़े हुए थे कि नहीं पड़े हुए थे? तो इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि हमने समझाया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी, अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के उपाय, है ना, कि हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें, है ना विद्यार्थी। अतिरिक्त का मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम के अलावे कोई काम का यदि हम उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं, तो वही अतिरिक्त काम हो गया, है ना।
काम, अभी जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के अलावे यदि कोई दूसरा काम का आप सृजन कर रहे हो, वही अतिरिक्त काम आपका हो गया, है ना विद्यार्थी। तो छोटी अवधि के लिए उपाय मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो कौन सी मतलब रोजगार किया जाए, है ना, जो कि ये हो। तो एक है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो 2005 में आया था विद्यार्थी, है ना। जैसी योजना है, यह योजना 2005 में लागू की गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 में जो है इसको लागू किया गया। इस योजना, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, नरेगा का नाम सुने हैं। नरेगा, है ना। ये नरेगा जो होता है विद्यार्थी, यही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत 100 दिन की काम मतलब देने की गारंटी होती है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगार भत्ता भी दिया जाता है। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में इनको कार्य का स्थान दिया जाता है। आपके क्षेत्र में भी ऐसा काम होता होगा, आप लोग जानते होंगे, है ना। आपके आसपास में जो है अलंग की भराई होती होगी, जो पैन वगैरह होता है, अहरा होता है, उसको खताई किया जाता है वगैरह वगैरह, छोटा छोटा काम, है ना। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। 1/3 का मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी? 35%, सॉरी 33%। कितने परसेंट? 33%। 33% ये महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। आरक्षित मतलब समझ रहे हो ना। गरीबों में भी अति गरीब लोगों का रोजगार प्रदान करना होता है। मतलब गरीब में वैसा गरीब जो बहुत ज्यादा गरीब है, समझ में आ रहा ना। ये वो गरीब होते हैं, वो अति गरीब होते हैं, समझ में आ रहा ना। निर्धन जिनको आप कह सकते हो। चलिए, दीर्घकालीन उपाय मतलब लंबे टाइम के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो कृषि सुविधाओं में सुधार करना, जो भी कृषि के लिए सिंचाई वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसमें सुधार लाना होता है। सस्ती ऋण प्रोवाइड करना किसानों को। आपको पता है कि आज की जो कृषि हो गया है वो बहुत पूंजीगत कृषि हो गया है ना। कि किसानों के पास जो है पूंजी होता नहीं है। इस वजह से जो है किसान अपने खेत के अंदर जो है वो अच्छे किस्म का बीज नहीं लगा पाते हैं, है ना विद्यार्थी। वो खाद प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाते, इस वजह से उनकी फसल मार कर जाती है। तो ऐसे चीजों के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराना सस्ती दर पे, है ना। तरह की अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना, विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, ये सारे जो है विद्यार्थी आपको दीर्घकालीन उपाय हैं। तो ये आप नोट करके रखिएगा। छोटी अवधि के लिए मतलब शॉर्ट टाइम के लिए उपाय ये है, और लॉन्ग टाइम के लिए उपाय ये है। लॉन्ग टाइम के उपाय करके जो है हम अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, आगे बात कर लेते हैं शिक्षित बेरोजगारी। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि शिक्षित बेरोजगारी कहां देखा जाता है ना। तो शिक्षित बेरोजगारी विद्यार्थी कहां देखे जाते हैं? शहरों में देखे जाते हैं। बिल्कुल कह कि जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं, है ना। अच्छा, बेरोजगार का सर परिभाषा तो आपने बताया नहीं कि बेरोजगार कहेंगे किसको, है ना। मतलब आपके योग्यता के अनुसार, समझ में आ रहा है ना। आप किसी काम के लिए इच्छुक हैं कि हमको काम ये करना है और आप कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए, आपके अंदर उतनी एबिलिटी है, योग्यता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। लेकिन हाँ, उसी में से किसी व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है लेकिन वो व्यक्ति काम पर जाता ही नहीं है, तो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। उसको काम मिला हुआ है लेकिन वो काम पर जा नहीं रहा, मतलब वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वे होंगे जो इच्छुक हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है काम, है ना। चलिए बात कर लेते हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। कराए कि केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का कानून बनाया है। काम का अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंस है विद्यार्थी। काम का अधिकार क्या है? सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। सरकार के द्वारा करार के असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर में बताया आपको। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से आज जान रहे हैं, पहले इसे हम लोग नरेगा कहते थे। क्या कहते थे? नरेगा कहते थे। वर्तमान दौर में इसे मनरेगा कहा गया है। चलिए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान, इसके क्या क्या प्रावधान है जरा इसको भी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन का काम मुहैया कराने की गारंटी होती है। रोजगार न मिलने पर उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान होता है। उनको काम जो है अपने गांव के आसपास क्षेत्र में मिला। महिलाओं को 1/3 सुरक्षित स्थान है। गरीबों में भी
अति गरीब लोगों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ये हम आपको पीछे ही पढ़ा चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं संगठित क्षेत्रक का, कि संगठित क्षेत्रक किसको कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था शुरुआती दौर में ही कि संगठित क्षेत्रक वे क्षेत्रक होते हैं जो गवर्नमेंट के खास करके अंदर जो क्षेत्र होता है जिनका मतलब राष्ट्रीयकरण हो रखा है ना, मतलब पंजीकृत जो हो जाते हैं ना, उनको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। कह कि इसमें उद्यम या कार्य आते हैं, है ना, उद्यम और कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि खास करके सरकार में के नियंत्रण में होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, राष्ट्रीयकृत कहते हो, राष्ट्रीयकृत कहते हो, राष्ट्रीयकृत मतलब कि वैसा सेक्टर जिसका गवर्नमेंट जो है पंजीकरण कर रखा है तथा निर्धारित नियमों व नियमों का अनुपालन करते हैं, वे संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, क्या इससे इनको लाभ होता है, तो संगठित क्षेत्र में आपको काम करने के फायदे क्या होते हैं, और असंगठित क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, जैसे आप किसी ऐसे कंपनी में चले गए जो संगठित नहीं है। बहुत सारी ऐसी निजी कंपनियां जो होती है ना, वो भारत सरकार से जो है क्या होता है, अफिलिएटेड होता है, जिसे आप लोग कहते हो प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुने हैं ना, तो इस प्रकार की कंपनियां जो होती है ना वो भारत सरकार से अफिलिएटेड होती है। तो वो ऐसी कंपनियों में यदि आप काम करते हैं तो आपको लाभ कौन कौन सी मिलने वाली है, तो काम के निश्चित घंटे उनमें होते हैं। ऐसा नहीं कि आप काम करने गए और आपको काम मतलब जो है कि 12-12 घंटे का काम लिया जा रहा है, 18 घंटे का काम लिया जा रहा है, तो नहीं। ऐसे संगठित क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो काम के घंटे क्या होते हैं विद्यार्थी, निश्चित होते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ 8 घंटे का काम निश्चित किया गया है। ये चलिए आगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। जैसे मान लिया जाए आपको 8 घंटे का काम कराया है ना, 8 घंटे से ज्यादा मान लिया कि काम बहुत ज्यादा है, तो कई बार कंपनी क्या करती है ना, रोक लेती है। तो रोक लेगी आपको, मान लिया 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा मजदूरी देगा, है ना, एक्स्ट्रा मजदूरी देगा। चिकित्सा सुविधाएं एवं पेंशन मिलती है वहां पे, है ना, आपको सारी मतलब आप तबीयत खराब हो गया तो आपको चिकित्सा सुविधा देगा। उसमें पेंशन की सुविधा होती है, यदि आप रिटायर करके चले आते हो ना तो आपको 60 साल के बाद जो पेंशन देती है। हाँ, सवेतन अवकाश भविष्य निधि का सेवानुदान भी मिलता है, मतलब आपको टाइम टू टाइम छुट्टी भी मिलता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं लोग तो उनमें छुट्टी वगैरह होता है ना, तो ये सारी चीजें विद्यार्थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना विद्यार्थी। तो धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यू आपको क्लास इस चैनल पे मिलते रहेंगे इस तरह के, जो कि रिवीजन से रिलेटेड ये आपको क्लास स्टार्ट किया गया है। क्विक रिवीजन इसको आप कह सकते हो कि धड़ाधड़ जो है आप एक बार इसको देख लोगे वीडियो को तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बाकी तो हम बता रखे हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।